Good morning to all of you once again in this business study class. Yesterday our topic है chapter number 9 financial management was in progress. ये आपका जो चैप्टर चल रहा था, तो इसमें कल हमने जो किया था रोल ऑफ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें आपके जो है 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ दोबारा से. साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फिक्स करती है कि आपका जो है बिजनेस के जो फिक्स्ड एसेट हैं उनका साइज और उनका कंपोजिशन, यानी कौन कौन से एसेट्स होंगे, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही आपके जो है वो फिक्स करती है. अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट, ठीक उसी प्रकार से करंट एसेट का में अमाउंट कितना होगा, कंपोजिशन कितना होगा, यानी कि आपकी इन्वेंट्री है, आपके डेटर्स हैं, आपके बीआरस हैं, उनके अंदर कितना कंपोजिशन होगा, वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल होता है. द रोल ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड से आप रेज करेंगे तो उनका जो है अमाउंट कितना होगा, यानी शॉर्ट टर्म के लिए कितना अमाउंट होगा, लॉन्ग टर्म के लिए कितना होगा. और ब्रेकिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंस, डेट एंड इक्विटी, कि आपका जो लॉन्ग टर्म में दो प्रकार के होते हैं, ओन फंड एंड बोरोड फंड. तो ओन फंड होता है इक्विटी, तो इक्विटी का अमाउंट कितना होगा उसमें, और डेट्स का अमाउंट कितना होगा, बोरोड फंड का कितना होगा, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है. एंड नेक्स्ट इज ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मीन्स विच टाइप ऑफ द आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वांट टू शो सी द फाइनेंशियल मैनेजर्स, तो वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल होता है. और आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैं, उनके ऑब्जेक्टिव से क्या क्या हैं, ठीक है जी. तो आपका है ऑब्जेक्टिव्स. ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, तो आपके वैसे तो ऑब्जेक्टिव और भी हैं, बट मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो एक ही है, और वो आपका होता है मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर. मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर. ये जो है उनका सबसे मेन जो है उनका ऑब्जेक्टिव होता है. अब मैं आपको इसको बता दूं कि ये वर्ड क्या कंसिस्ट करता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना. एक बार मैंने हिंट आपको इसके पहले भी दिया था कि अगर हम ये देखें, यू गो टू द अकाउंटेंसी, दिस इज द बैलेंस शीट, ठीक है जी, और ये आपकी थी जी एसेट साइड, और ये आपकी लेफ्ट साइड, ठीक है. अगर आपके एसेट्स से मान लो, आपके ऐसे टोटल एसेट्स हैं वो अभी है मान लो 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपीज़ की एसेट्स, तो नेचुरली आपकी लेफ्ट साइड में 10 लाख ही होगी, ठीक है. तो ये आपकी 10 लाख ही होगी. इसका एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी होता है, ठीक है. आपके यहाँ पर जो है वैसे तो अगर पार्टनर होते तो एज कैपिटल बीज कैपिटल होती, यानी 5 लाख ए की और 5 लाख बी की, ठीक है. ये हो गया. सपोज इफ द फर्म अर्न्स a profit of rupees 5 lakh in this year, and this profit is not distributed among A and B, between A and B, और वो 5 लाख से यहाँ पर एसेट और खरीद ली, वो एसेट 5 लाख की और हमने यहाँ पर एसेट में डाल दी, तो अब ए और बी की कैपिटल जो है वो 5 लाख ईच की बजाय 750 ईच हो गई, यानी इनकी कैपिटल बढ़ गई. इट मीन्स इन लोगों ने कोई पैसा नहीं लगाया, दे हैव नॉट इन्वेस्टेड एनी और मनी, बट द रीजन टू इंक्रीज दिस कैपिटल इज दैट द वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज, value of asset increased because the firm has earned a profit of 5 lakh, and that profit, by that profit they purchased another asset, and thereby the total value of asset became say 15 lakh,
and asset is equal to liability, it means due to the 15 lakh, the capital of A and B became 7,50,000 each. इसका मतलब क्या हुआ कि इनके शेयर की वैल्यू बढ़ गई, यानी इनका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसी प्रकार से देखें कि आपकी जो है जो रिलायंस है, रिलायंस ने अपने जो एम्प्लॉइज थे उन एम्प्लॉइज को जो है किसी को 10 शेयर, किसी को 100 शेयर, किसी को 1000 शेयर उन लोगों ने दिए थे, और जब शेयरों की कीमत, रिलायंस की शेयरों की कीमत 10 रुपीज़ थी, और आज के दिन देखें तो उनकी कीमत 2,000-2,500 रुपये के बीच में कहीं चल रही है। ठीक है, तो जिस बंदे ने 1000 शेयर खरीदे तो उसके अगर 2-2,500 हो गए तो वो तो जो है कई लाखों का मालिक हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी हैज अर्न सो मच प्रॉफिट, कंपनी हैज अर्न प्रॉफिट, एंड ड्यू टू दिस द एसेट ऑफ द कंपनी इंक्रीज, और कंपनी का एसेट इंक्रीज हो गई तो नेचुरली उनके शेयर भी की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। और इसी प्रकार से कंपनी ने जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स किया उस कारण से कंपनी के जो एसेट प्रॉफिट बढ़े उस कारण से वैल्यू बढ़ गई। और इसी कारण से कि आपका जो है उन्होंने लिक्विडिटी बराबर रखी तो उस कारण से भी ये हुआ। तो यानी कहने का ये हुआ कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि मैनेजर्स ये कोशिश करते हैं कि जितना उनके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके शेयर्स की कीमत, उनकी कैपिटल की कीमत बढ़ जाए, तो ये आपका कहलाएगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको रफ्सा बताया था। अब जो बुक में लिखा मैं वो पढ़ के बताता हूँ आपको। द मेन एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी कंपनी जो है इक्विटी शेयर होल्डर को रियल ओनर मानती है और उन्हीं को जो है वो ज़्यादा जो कोशिश करती है कि ज़्यादा बेनिफिट मिले। द फाइनेंशियल मैनेजर इन द कंपनी मेक्स डिसीजन फॉर द ओनर्स, दैट इज फॉर शेयर होल्डर्स of the firm. He must take such decision which ultimately prove gainful from the point of view of shareholders, and the shareholder gain only when the price of their share increase in market. Means they take all the decision, the financial manager take all the decision in favor of the equity shareholders, and equity shareholder will get the benefit if the value of the share increases. As I quoted the example of the Reliance, the value of the Reliance shares from rupees 10 to it increased by rupees 2,000 to 2,500. It means they will get the benefit. तो ये आपका कैप जो है वो हो गया था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सो फाइनेंशियल डिसीजन विच रिजल्ट इन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर इज कंसिडर्ड वेरी एफिशिएंट डिसीजन। तो आपका जो इस प्रकार से जो फाइनेंशियल डिसीजन है उसकी जो वैल्यू जो है वो इस प्रकार से इंक्रीज कर देता है, तो ये जो है आपका एफिशिएंट डिसीजन कहलाता है, इससे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। ऑन द अदर हैंड द फाइनेंशियल डिसीजन विच ब्रिंग द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर इज कंसिडर्ड द पुअर डिसीजन। और अगर उनकी इक्विटी की वैल्यू डाउन हो गई, मीन्स देयर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बजाय वेल्थ डाउनवर्ड चला गया, तो वो फिर आपका जो है वो पुअर डिसीजन आपका कहलाता है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के प्रॉफिट हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अगर हो जाता है तो बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अपने आप ही फिलअप हो जाते हैं। तो बाकी और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो पहला आपके पास होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, if the wealth maximization will be there, it means it is result due to the profit maximization। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। इफ द कंपनी विल अर्न द गुड प्रॉफिट एंड ड्यू टू द गुड प्रॉफिट देयर विल बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, देयर विल बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ इन द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है जी। सेकंड आपके पास में है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आपके रिसोर्सेज का जो है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि अगर आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तभी जो है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा? व्हेन द फर्म विल अर्न द गुड प्रॉफिट। और गुड प्रॉफिट कैसे करेगी? कि व्हेन देयर इज अ
good or the proper utilization of the resources. Next है maintenance of liquidity. Maintenance of liquidity. Of liquidity. लिक्विडिटी का मेंटेनेंस भी इसमें आपका होता है। लिक्विडिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, कि अगर फर्म जो है वो लिक्विडिटी मेंटेन करेगी तो ही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा, अदरवाइज तो फर्म की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, तो आपके ऊपर विश्वास ही करना बंद कर देंगे लोग, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा। मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। आपका जो है फाइनेंशियल कमिटमेंट जो क्रेडिटर्स के साथ में, उसके जो जहाँ से कंपनी ने पैसा ले रखा है, अगर वो भी मीट आउट अगर कंपनी पूरा करती है तो ही आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ एक्विजिशन। वीडियो पॉज हो गई बेटा, आप अपना देखो, आपकी कहीं दिक्कत हो सकती है। ओ सॉरी, यहाँ पर कुछ ना कुछ आया है, ये कौन को कॉल आ गई किसी की। अब देखो बेटा, ये कोई पूछता है, कोई व्हाट्सएप कॉल आई हुई कौन पे, इसका आंसर देता है। हाँ जी, तो आपका जो है मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर का जो है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो जैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा, ये जो अदर 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं ये अपने आप ही कंप्लीट हो जाएंगे। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के रीजन क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी और मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट विद द क्रेडिटर्स। कि कंपनी अगर क्रेडिटर्स के टाइम पे पैसा देती है तो ही कंपनी की रेपुटेशन होती है, वरना तो कंपनी जो है उसकी रेपुटेशन नहीं होगी। तो ये आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आपके मेन जो इसमें 5 फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हम कह सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला आपके पास में है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, दूसरा आपके पास में है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तीसरा आपके पास में प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, चौथा मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी और पांचवा मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। ये आपके पास में। हाँ जी, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है, इसमें कोई पॉइंट ऐसा पूछना है तो पूछ सकता है मेरे से, वैसे तो पॉइंट काफ़ी आसान। लास्ट पॉइंट है मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। कमिटमेंट होता है वादे, ठीक है, प्रोमिसेस। मीटिंग में ना उनको पूरा करना जो आपने अपने क्रेडिटर्स कौन होते हैं? द पर्सन्स हु हैव लेंट यू मनी, जिन लोगों ने आपको पैसा उधार दे रखा है। दैट में बी द बैंकर्स, दैट में बी द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दैट में बी द डिवेंचर्स होल्डर्स, दैट में बी द ट्रेड क्रेडिटर्स। तो अगर उन लोगों का आप टाइम पे पेमेंट सही करते हैं तो आपकी रेपुटेशन बढ़ती है। एंड इफ द रेपुटेशन इंक्रीजेस योर बिजनेस विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है, तो आपका बिजनेस भी इंक्रीज होगा। तो लास्ट पॉइंट में ये है कि मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स, जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनका फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरा करिए, उनको जो आपने पैसा लेना या देना वो टाइम पे करेंगे। तो ये भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि फाइनेंस का मतलब पैसा इकट्ठा करना या उसको डिस्कस करना। तो अगर आप टाइम पे क्रेडिटर्स को पैसा देंगे तो इसका आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बढ़िया है, ठीक है। एनी अदर पॉइंट प्लीज? हाँ जी, तो नेक्स्ट में आइए। अब आपके जो 3 डिसीजन, ये तो आपकी जो एक प्रकार से मानो कि पहला तो रोल था और दूसरा आपका ये ऑब्जेक्टिव था। फर्स्ट वॉज द रोल ऑफ ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट इज दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके 5 टाइप के थे, तो वो मैंने आपको बताए थे। अभी जो है इसमें ऑब्जेक्टिव वो भी आपके 5 टाइप के हो गए। अब अगर फाइनेंशियल डिसीजंस आ गए, ये फाइनेंशियल डिसीजंस क्या हैं? यानी फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में डिसीजन लेना, वो फाइनेंशियल डिसीजन कहलाते हैं, ठीक है। तो आपके फाइनेंशियल डिसीजन कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल डिसीजन आपके कौन कौन से हैं? तो पहला आपका जो डिसीजन है दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकंड आपका जो डिसीजन है दैट इज ए फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन। और थर्ड जो डिसीजन है दैट इज डिविडेंड डिसीजन। वो आपका थर्ड डिविडेंड डिसीजन है। ठीक है जी। सबसे पहले हम आते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का कैपिटल बस्टिंग एंड देयरफॉर लार्ज अमाउंट इज इन्वॉल्वड हियर। यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा अमाउंट किसमें जो है वो जरूरत पड़ती है, तो इसलिए लार्ज अमाउंट जब भी हम करते हैं तो वी हैव टू टेक द डिसीजन वेरी केयरफुली। Investment in a long-term project or buying the fixed asset involves a huge amount of fund, and if wrong proposal is selected, it may result in waste of a huge amount of funds. That is why capital busting decisions are taken after considering the various factors. कि अगर आपने जो है इतना बड़ा अमाउंट जो लगा दिया इसके अंदर, वो पैसा जो इतना वेस्ट में चला गया तो कंपनी का फ्यूचर जो वो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है रिस्क इन्वॉल्व, क्योंकि आपका कैपिटल बस्टिंग में रिस्क इन्वॉल्व भी है। रिस्क इन्वॉल्व भी इसमें काफी ज्यादा आपका होता है। द फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन इन्वॉल्व द ह्यूज फंड्स एंड आल्सो बिग रिस्क बिकॉज द रिटर्न कम्स इन लॉन्ग रन एंड कंपनी हैज टू बियर द रिस्क ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टिल रिटर्न स्टार्ट कमिंग। क्योंकि जब तक आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया एंड हैविंग ए लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड एंड द रिटर्न्स विल कम आफ्टर लॉन्ग पीरियड, अप टू दैट टाइम द कंपनी में फेस द प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो वहाँ पर आपका रिस्क भी ये बताता है यू शुड इन्वेस्ट द मनी इन सच टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट वेयर द रिटर्न स्टार्ट व्हेन वी इन्वेस्टेड द मनी। आपका जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट है आपके आ जाए, जितना जल्दी आपने इन्वेस्टमेंट किया उतना जल्दी रिटर्न आ जाए, तो आप उस प्रकार की जगह पे इन्वेस्टमेंट जो वो करना चाहिए। तो इसमें काफी रिस्क इन्वॉल्व भी होता है। एंड फोर्थ इज लास्ट, इरिवर्सिबल डिसीजन। इरिवर्सिबल डिसीजन means this decision is irreversible. Suppose you have made the decision that we will establish a new plant. हम एक नया प्लांट डालेंगे and you have purchased the land and you start the construction of building also. And due to after some time you feel that we have taken the wrong decision. We should not construct the building. Why we should not rent any plant that may be beneficial for our company. हम ऐसा सोच लेते हैं पहले तो कि हमने कंपनी का जो है एक प्लांट डालना है और हमने बिल्डिंग भी, जमीन खरीद के बिल्डिंग भी बनानी शुरू कर दी, आधी बिल्डिंग भी बन गई। फिर आपका डिसीजन हुआ कि अगर हम इससे भला तो ये था कि हमारे को प्लांट जो है वो और लोगों के फेल हुए पड़े, वो प्लांट हमें किराए पे मिल जाते, या हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम अपना जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा लेते, वो हमें सस्ता पड़ता। तो अब उस डिसीजन से आप रिवर्स नहीं हो सकते। You can't make that decision zero because you have purchased the land, you have started the construction, and that money cannot be reversible. So once decision taken for the investment, then it is not possible to take the reverse decision. इसका जो रिवर्स करना वो आसान काम नहीं होता है। तो इसलिए आपकी जो इम्पोर्टेंस ये कि आपकी जो है कैपिटल बजटिंग की है या इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो इसलिए इम्पोर्टेंस है, उसकी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन सभी चीज़ों को आप माइंड में रखेंगे। पहला रीजन तो यह है कि अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो आपका फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो जरूरी है। इफ यू हैव मेड द रॉन्ग डिसीजन दैट विल लीड्स यू इन द रॉन्ग डायरेक्शन, एंड इफ यू टेक द राइट डिसीजन देन इट विल टेक यू इन द राइट वे। नेक्स्ट आपके लार्ज अमाउंट, क्योंकि आपका कोई छोटा मोटा 5, 10, 15 रुपए का तो अमाउंट है नहीं। दिस अमाउंट मे बी इन क्रोर्स,
It means if you are going to invest crores of rupees, in that case, you should make the decision for the investment. Means you should make the careful decision. It means it also an importance of the financial decision. Next is risk involved. Means there is a huge risk is involved. If you invest the money in such type of the investment where the returns are return gestation period is long, company may face the financial problem between this times. क्योंकि आप इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दें और उसका जो है आपको 10 साल या 12 साल बाद रिटर्न स्टार्ट हो, तो तक 10-12 साल में पता नहीं कंपनी कहाँ पर जाए, कहाँ पर नहीं जाए, कितना लॉस कंपनी को हो जाए, तो ये भी एक उसमें हो सकता है. और लास्ट है इरिवर्सिबल डिसीजन कि वंस द डिसीजन टेकन एंड यू मेड द इन्वेस्टमेंट आल्सो, नाउ यू कांट रिवर्स, यू कांट टेक द यू टर्न, बिकॉज आपने एक बार अगर जो इन्वेस्ट कर दिया उसको फिर यू टर्न देना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको करोड़ों रुपए लग चुका होता है और उस करोड़ों रुपए को आप दोबारा से वापस कैश में कन्वर्ट करना इतना पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है जी, तो ये आपका रीजन है. हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? कोई पॉइंट आप पूछना चाहते तो मेरे से पूछिए. हाँ बेटा, इरिवर्सिबल डिसीजन है ना, तो इम्पोर्टेंस ही तो है. इरिवर्सिबल डिसीजन है तो नेचुरली ये आपका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो इतना बढ़िया होना चाहिए कि वो इरिवर्सिबल नहीं हो पाएगा. यानी मैं दोबारा फिर बताना चाह रहा हूँ आपको कि इरिवर्सिबल, कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो वो आपका वापस नहीं हो सकता. एक बार डिसीजन ले लिया तो दैट शुड बी इन सो मच गुड वे दैट इट शुड नॉट बी इन ए पोजिशन टू इरिवर्सिबल, कि उनको वापस ना लेना पड़े ऐसा डिसीजन कि भैया हमने गलत कर दिया. तो डिसीजन जो है वो इरिवर्सिबल हो सकता है कि आपने अगर कोई डिसीजन दोबारा से हम चेंज कर सकते हैं. मान लो अगर 50-100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना था या 15-20 हज़ार 30 हज़ार का डिसीजन हमने लिया, कोई दिक्कत नहीं, 20-30-50 हज़ार का लॉस हो जाए कोई बात नहीं. पर आपने अगर लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया तो हम उसको फिर चेंज नहीं कर सकते. कि जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर मान लो कि एक कंपनी ने ये सोचा था कि वी हैव, शर्मा जी कोई बात थी क्या? 1 मिनट बेटा होल्ड करना. किसका है? जो तो सभी रियलाइज कितने ये पुरानी कितने थोड़ी देर बात करेगा वो कह दिया तो क्लास में मत बाउल को दूं मैं मेरे को लाइक मत एक मेरा इसी वगैरह मेरा बता दिया तो वाशिंग बोल. ठीक है सर. हाँ बेटा, तो अगर मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि मान लो कि आपने ऐसा कोई डिसीजन ले लिया जिसमें करोड़ों रुपए लग गए, प्लांट डाल दिया आपने और बाद में सोचें कि हम प्लांट जो वापस कर लेंगे, हम प्लांट नहीं डालेंगे, तो पैसा तो आपका बेकार गया. तो इम्पोर्टेंस ही एक प्रकार से कि आप इतना सोच समझ के डिसीजन लें कि वो दोबारा वापस ना आना पड़े आपको उसको. ठीक है. हाँ जी, एनी अदर पॉइंट प्लीज. हाँ जी, नेक्स्ट में आते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बस्टर डिसीजन, यानी आपकी जो कैपिटल बस्टिंग है या इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से हैं, यानी आप कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उनको फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से हैं, तो मैं उनकी बात आपके सामने करता हूँ. तो फैक्टर अफेक्टिंग द फाइनेंशियल डिसीजन. फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को जो है वो अफेक्ट करते हैं. तो आप इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं, अब आप उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं. तो पहला आपका कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट. फर्स्ट इज कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट. कि आप जिस प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे हैं तो उसका कैश फ्लो कैसा है. कैश फ्लो का मतलब पैसा कितना जल्दी आपका रिटर्न हो सकता है, वो इससे मतलब है.
कि whenever a company is investing huge funds in the investment in an investment, proposal is expected to some regular amount of cash flow to meet day-to-day requirement. The amount of cash flow an investment proposal will be able to generate must be assessed properly before investing the proposal. कि आप जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं उसका कैश फ्लो का जनरेशन कितना होगा, मीन्स व्हाट विल बी द मिनिमम कैश फॉर मीटिंग द डे टू डे रिक्वायरमेंट, वो वहाँ से आ सकता है। कि अगर मान लो आप किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, नेचुरली यू इन्वेस्ट द मनी इनटू द बिजनेस टू अर्न द मनी, तो आप उसमें देखते हैं कितना जल्दी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से कंपनी वांट टू इन्वेस्ट द मनी in any plant or in any machinery, etc., then the company see in what time we will get the money from, we will get the cash flow from these investment. उन इन्वेस्टमेंट में कितना जल्दी पैसा स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कहीं पर लैंड खरीदते हैं, मान लो दैट इज एग्रीकल्चर लैंड, तो नेचुरली एग्रीकल्चर लैंड में हर 6 मंथ के बाद में आपको उसके क्रॉप्स मिल जाएंगी, तो कैश फ्लो हो गया। अगर आप उसको जब प्लांट में लगाते हैं तो प्लांट का हमें पता चला कि प्लांट को बनते बनते 2 साल लगेंगे, 2 साल बाद में प्लांट चालू होगा, 2 साल बाद में कैश फ्लो स्टार्ट होगा। तो आप पहले ये देखना कि आपको कैश फ्लो की पोजीशन कैसी है, आप कैश फ्लो कितना जल्दी चाहते हैं। इफ यू रिक्वायर द कैश फ्लो इमीडिएट, then you should invest in such type of the project which having the good cash flow within short time. And if your company is so powerful, if company's financial position is so powerful that you can wait for 3 or 4 years, then you can go for such type of the investment decision. Return on investment, second is return on investment. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब आपके पेरेंट्स भी जो है कि डाकखाने में पैसे जमा करवाते हैं या कहीं पर बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, तो हमेशा इस वक्त कितना % ब्याज मिलेगा, व्हाट रिटर्न वी विल रिसीव, हम कितना % हमें रिटर्न मिलेगा। अगर आपका रिटर्न जो है वो हम कहते हैं कि मान लो कि 1% या 2% है, तो कोई जरूरत नहीं है। तो कहते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, द रेट ऑफ रिटर्न विल बी एबल टू ब्रिंग द बैक द कंपनी from the income, that is if A project is bringing 10% return, B project is returning 15%, तो इसका ये हुआ कि आपका 15% आपके लिए बेटर है कि जो जितना रिटर्न आपको जल्दी देगा। लास्ट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो है वो क्या है, तो ये कहता है कि अलॉन्ग विद द रिटर्न रिस्क कैश फ्लो वेयर वेरियस अदर क्राइटेरिया विच हेल्प इन सिलेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रपोजल सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, टेक्नोलॉजी, इनपुट मशीनरी एक्सेट्रा। तो कुछ ऐसे हैं कि आपके पैसा है, पैसा होने के बावजूद भी आप वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार के प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं तो वहाँ से रिलेटेड चीज़ें आपको नहीं मिल पाती, जैसे कि टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही, लेबर नहीं मिल रही, इनपुट मशीनरी आपको नहीं मिलती हैं, तो वहाँ पर फिर जो है आप इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम शायद आपका भी हो गया है और मेरी क्लास का नेक्स्ट टाइम शायद हो गया है। तो उसके बाद कल हम मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो कल हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस।